चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे दौर की कहानी में चलते हैं जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान और संस्कृति की चमक आज भी हमें हैरान कर देती है। जी हां, ये कहानी है गुप्त साम्राज्य की। लेकिन एक मिनट, जब हम कहते हैं स्वर्ण युग तो इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी सेनाएं और सोने चांदी के ढेर हैं, या फिर इसकी असली चमक उन आइडियाज में है, उस ज्ञान में है जो सदियों बाद भी हमें रास्ता दिखाते हैं? आइए इन सवालों के जवाब गुप्त साम्राज्य की कहानी में ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी। फिर मिलेंगे समुद्रगुप्त जैसे महान विजेता से। उसके बाद हम उस दौर में चलेंगे जिसे गोल्डन एज का पीक माना जाता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का समय। और आखिर में ये समझेंगे कि इनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 3री सदी के आखिर में। भारत की राजनीतिक जमीन पर एक नई शक्ति उभर रही थी, एक ऐसा राजवंश जो आने वाले समय में इतिहास लिखने वाला था। देखिए, नींव तो रखी श्रीगुप्त ने, लेकिन असली खेल शुरू हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के आने से। और फिर मैदान में उतरे उनके बेटे समुद्रगुप्त, एक ऐसे योद्धा जिनके दौर में साम्राज्य ने पहली बार अपनी ताकत का लोहा मनवाया। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक टाइटल लिया, महाराजाधिराज। अब यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। मतलब हम छोटे मोटे राजा नहीं, हम राजाओं के भी राजा हैं। यहीं से उनके बड़े इरादे दुनिया के सामने साफ हो गए थे। तो अब बात करते हैं इस साम्राज्य के सबसे दमदार किरदारों में से एक की, समुद्रगुप्त। कमाल की शख्सियत थी। सोचिए, एक हाथ में तलवार तो दूसरे में वीणा। वो जितने बड़े विजेता थे उतने ही बेहतरीन कलाकार भी। अब सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब पत्थर पर लिखा है, लिटरली। इलाहाबाद का ये जो स्तंभ है ना, इसी पर उनके दरबारी कवि हरिशेण ने उनकी तारीफों का एक पूरा महाकाव्य लिखवा दिया। इसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये एक तरह से उनकी जीतों की ऑफिशियल डायरी है। और ये प्रशस्ति क्या कहती है? ये कहती है कि उनकी जीत का डंका पूरी दुनिया में बजता था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों को जीता और एक बहुत बड़े साम्राज्य की बुनियाद रखी। उनके मिलिट्री कैंपेन इतने जबरदस्त थे कि एक मॉडर्न हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। हालांकि ये बस एक तुलना है उनकी काबिलियत को समझाने के लिए। सच तो यह है कि समुद्रगुप्त अपने आप में एक मिसाल थे। तो समुद्रगुप्त ने एक मजबूत बुनियाद तो रख दी थी। अब बारी थी इस पर एक शानदार इमारत बनाने की। और यहीं से कहानी पहुंचती है गुप्त साम्राज्य के पीक पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में। वही जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस साम्राज्य को उस बुलंदी पर पहुंचाया जहां से सब कुछ छोटा लगता था। उन्होंने सदियों से सिरदर्द बने शक शासकों को हराया और शकारी का टाइटल लिया। पहली बार चांदी के सिक्के चलाए और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया, जो उस वक्त का एक बड़ा बिजनेस हब था। मतलब हर तरफ शांति थी और खूब तरक्की थी। लेकिन सुनिए, उनकी असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं थी। उनकी असली विरासत थी उनके दरबार में। उनके पास थे नवरत्न, यानी 9 ऐसे जीनियस लोग जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कमाल कर दिया। एक बार सोच कर देखिए, एक ही छत के नीचे कौन कौन था। एक तरफ महाकवि कालिदास अपनी कमाल की कविताएं लिख रहे थे, दूसरी तरफ धन्वंतरी जैसे महान डॉक्टर इलाज के नए तरीके खोज रहे थे, और वराहमिहिर जैसे एस्ट्रोनॉमर आसमान के राज खोल रहे थे। इससे पता चलता है कि उस राजा के लिए ज्ञान की हर शाखा कितनी जरूरी थी। चलिए अब राजा महाराजाओं से थोड़ा हट कर देखते हैं कि वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने इस दौर को सच में गोल्डन बनाया। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कैसे होता था? इसका राज था उनके शानदार एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए, पूरा साम्राज्य बटा था प्रांतों में, जिन्हें भुक्ति कहते थे। फिर भुक्ति बटे थे जिलों में, यानी विषय में, और सबसे नीचे थी गांव की इकाई, यानी ग्राम। इस सिस्टम की वजह से केंद्र से लेकर गांव तक सब कुछ एकदम स्मूथ चलता था। किसी भी गोल्डन एज के पीछे एक सॉलिड इकोनॉमी होती है ना? तो इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी? सबसे ज्यादा पैसा आता था जमीन के टैक्स से, जो कि उपज का करीब 6वां हिस्सा होता था। मतलब काफी फेयर था। बिजनेस को श्रेणी यानी ट्रेड गिल्ड संभालते थे। और हां, सोने के सिक्के, दिनार हर जगह चलते थे। यही तो थी असली चमक। और अब आते हैं उस चीज पर जिसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया, गणित।
इसी दौर में दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट मिला। डेसिमल सिस्टम आया जिसने कैलकुलेशन को आसान बना दिया। और आर्यभट्ट जैसे जीनियस, उन्होंने न सिर्फ पाई की वैल्यू निकाली बल्कि दुनिया को बताया कि सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण भगवान का गुस्सा नहीं बल्कि साइंस है। ये सोच उस जमाने के हिसाब से माइंड ब्लोइंग थी। देखिए, इतिहास का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। गुप्त साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। लेकिन इमारतें भले ही टूट जाएं, आइडियाज हमेशा जिंदा रहते हैं। तो देखते हैं कि इस साम्राज्य ने हमें ऐसी कौन सी विरासत दी जो आज भी हमारे साथ है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, पतन धीरे धीरे आया। एक तरफ कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी महान जगह बना रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम से हूणों के हमले शुरू हो गए। स्कंदगुप्त ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और कामयाब भी हुए, पर लगातार हमलों ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी और धीरे धीरे ये बिखर गया। तो आखिर में हमें मिला क्या? गुप्त साम्राज्य का तोहफा सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए था। क्या क्या दिया इन्होंने? हमें दिया वो नंबर सिस्टम जिसमें जीरो था, हमें दिए कालिदास के नाटक और कविताएं जो आज भी अमर हैं, और हमें दी साइंस की वो समझ जिसने आगे की कई खोजों के लिए दरवाजे खोल दिए। एम्पायर तो खत्म हो गया, वो अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उनके आइडियाज वो आज भी हमारे साथ हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये गोल्डन एज कभी होता ही नहीं तो जीरो के बिना आज का साइंस और टेक्नोलॉजी कहां होता? कालिदास के बिना साहित्य कितना अधूरा होता? शायद यही उनकी असली विरासत है, एक ऐसी विरासत जो कभी खत्म नहीं होती।